आज मैं ओजोनीकरण का भाग 3 लेकर आया हूँ। ओजोनीकरण के भाग 1 और 2 में हम लोगों ने अपचयन ओजोनीकरण के बारे में अच्छे से अध्ययन किया और उस पर आधारित प्रश्नों को हल किए। आज ओजोनीकरण के भाग 3 में ऑक्सीकरण ओजोनीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले संक्षेप में एक बार ओजोनीकरण क्या होता है फिर से देख लेते हैं। जब एल्कीन या एल्काइन को अक्रिय विलायक जैसे CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन में विलय करके कम ताप पर ओजोन गैस प्रवाहित करते हैं, तब एल्कीन ओजोनाइड या एल्काइन ओजोनाइड प्राप्त होता है। और यह ओजोनाइड अभिकर्मक की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। और यह भिन्न भिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, उन्हें हम ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओजोनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, हम लोगों ने इसको संक्षेप में देख लिया। इसके पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 में पढ़ लिए हैं। ओजोनीकरण 2 प्रकार का होता है, अपचयन ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण ओजोनीकरण। अपचयन ओजोनीकरण के 2 केस हैं। केस 1 में जिंक और वाटर अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं, जबकि केस 2 में लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। अपचयन ओजोनीकरण में जिंक H2O अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है, जबकि लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। आज हम लोग ओजोनीकरण अभिक्रिया के भाग 3 में ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया के बाद हम लोगों को कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का उत्पाद या कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो ये भिन्न प्रकार के जो उत्पाद ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, वह एल्कीन की संरचना पर निर्भर करता है कि एल्कीन किस प्रकार की संरचना दर्शाता है। तो एल्कीन की संरचना के आधार पे हमें ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। ऑक्सीकरण ओजोनीकरण, जब एल्कीन को पायरीन, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, में विलय करके कम ताप पर ओजोन गैस प्रवाहित करते हैं, तब एल्कीन ओजोनाइड प्राप्त होता है। और इस एल्कीन ओजोनाइड को जल अभिकर्मक या हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभिकर्मक या Ag2O सिल्वर ऑक्साइड या पर अम्ल, इन चारों अभिकर्मक में से किसी एक अभिकर्मक के द्वारा एल्कीन ओजोनाइड वियोजित होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण या कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है।
ये विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनते हैं वो एल्कीन की संरचना पर निर्भर करते हैं। और इस भिन्न भिन्न प्रकार के जो उत्पाद जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। एक सामान्य एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ओजोन से क्रिया होती है और ओजोन गैस का जो अणु है वह एल्कीन पर जाकर जुड़ जाता है। क्योंकि एल्कीन में एक पाई बंध उपस्थित होता है, पाई बंध उपस्थित होने के कारण ओजोन एल्कीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और जिसके द्वारा एल्कीन ओजोनाइड प्राप्त होता है। एल्कीन ओजोनाइड प्राप्त होता है। जल अभिकर्मक की उपस्थिति में यह एल्कीन ओजोनाइड इस प्रकार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। RCHO के साथ एक ऑक्सीजन चला जाता है, CH2 के साथ एक ऑक्सीजन चला जाता है और यह ऑक्सीजन जल के साथ क्रिया करके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है। इस प्रकार RCHO एक उत्पाद प्राप्त हुआ, CH2O एक उत्पाद प्राप्त हुआ जिसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं और साथ ही साथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हुआ। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक दुर्बल ऑक्सीकारक है और दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन हो जाता है जल और नवजात ऑक्सीजन में और यह नवजात ऑक्सीजन एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। तो RCHO का ऑक्सीकरण होने पर RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो HCHCOOH फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है और फॉर्मिक अम्ल का पुनः ऑक्सीकरण होने पर H2O और CO2 गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार यह एक ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है और इस अभिक्रिया को शॉर्टकट में इस प्रकार लिखते हैं। RCH डबल बंध CH2 एरो, पहले स्टेप में O3/CCl4, दूसरे स्टेप में H2O। पहले भाग से RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल और H2O और CO2 H2O और CO2 प्राप्त होता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जब ऑक्सीकरण ओजोनीकरण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। मान लीजिए ऐसा एल्कीन जिसका ऑक्सीकरण ओजोनीकरण होता है और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, ऐसा एल्कीन जिसका ऑक्सीकरण ओजोनीकरण होने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होने पर फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होने के बाद फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होगा, फिर पुनः फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा तो H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यह केवल फॉर्मेल्डिहाइड के ही साथ होता है। अन्य एल्डिहाइडों के साथ ऐसा नहीं होता
अनएल्डिहाइड जो है ऑक्सीकरण होने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही है जिसका ऑक्सीकरण होने के बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसका दूसरा स्टेप, यदि किसी एल्कीन का ऑक्सीकरण ओजोनीकरण होता है, ऑक्सीकरण ओजोनीकरण होता है और कीटोन प्राप्त होता है, उत्पाद में कीटोन प्राप्त होता है, तो कीटोन का ऑक्सीकरण संभव नहीं है। कीटोन का ऑक्सीकरण संभव नहीं है क्योंकि कीटोन का जो फार्मूला है RCOR डैश, R और R डैश जो है दोनों एल्किल समूह हैं। दोनों R और R डैश बराबर भी हो सकते हैं या R डैश दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो दोनों एल्किल समूह हैं और एल्किल समूह एक बल्की ग्रुप होता है, एक बड़ा समूह होता है और बड़ा समूह होने के कारण यह सील्डिंग प्रभाव प्रदर्शित करने लगता है, परिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित करने लगता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। यानी जब किसी एल्कीन का ऑक्सीकरण ओजोनीकरण होता है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यदि उत्पाद में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है तो मात्र फॉर्मेल्डिहाइड ही एक ऐसा उत्पाद है जो फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित होता है, उसके बाद पुनः ऑक्सीकरण होगा फॉर्मिक अम्ल का और जल और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जबकि कीटोन का, अगर कीटोन उत्पाद प्राप्त हो रहा है ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया द्वारा, तो कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण ओजोनीकरण के उदाहरण, हम पहला उदाहरण लेते हैं एथीन का। जब एथीन का ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराते हैं, पहले स्टेप में ओजोन की क्रिया जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है और दूसरे स्टेप में जल से होती है। तो इन दोनों अभिकर्मक को मिलाने पर इस अभिक्रिया का नाम जो है ऑक्सीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया है। तो बहुत ही आसान है। पहले स्टेप में एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, कुछ करना नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ जो है डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन को जोड़ देना है। जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो पहला जो है CH2O प्राप्त होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा अणु जो है वो भी CH2O प्राप्त होगा। यानी जो है ऑक्सीकरण ओजोनीकरण क्रिया में जो पहला पद प्राप्त होता है वो दोनों, चूँकि एथीन है इसलिए दोनों अणु जो हैं फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। चूँकि ये ऑक्सीकरण ओजोनीकरण क्रिया है, तुरंत ही इस एल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण होने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होगा। इसमें भी फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होगा। चूँकि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में जो है फॉर्मिक अम्ल बनने के बाद पुनः ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो H2O और CO2 प्राप्त होता है। यहाँ भी पुनः ऑक्सीकरण होगी, H2O और CO2 जो है उत्पाद प्राप्त होगा। यानी एथीन का ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराने पर दो अणु H2O के और दो अणु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हम लोग प्रोपीन लेते हैं। पुनः फिर ऑक्सीकरण ओजोनीकरण क्रिया कराते हैं, डबल बंध यहाँ से कट जाएगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। एक तरफ प्राप्त होगा CH3CHO, दूसरी तरफ प्राप्त होगा CH2, जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, HCH
H2O, इस तरह से लिखते हैं। पुनः चूँकि ऑक्सीकरण ओजोनीकरण है, पुनः एसिटाल्डिहाइड जो प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने पर एसिटिक अम्ल एक उत्पाद प्राप्त होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होने पर फॉर्मिक अम्ल, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा, चूँकि फॉर्मेल्डिहाइड है तो H2O और CO2, H2O जल और CO2 प्राप्त होता है। यानी प्रोपीन का ऑक्सीकरण करने पर, प्रोपीन का ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराने पर एसिटिक एसिड एक उत्पाद, दूसरा उत्पाद H2O और तीसरा उत्पाद CO2 गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार का उत्पाद बनता है। आइए तीसरा उदाहरण में ब्यूट 1 इन लेते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पर इन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए कार्बन नंबर 4 का है, तो ब्यूट 1 इन। इसका ऑक्सीकरण ओजोनीकरण हो रहा है, तो डबल बॉन्ड जो द्विबंध है यहाँ से कट जाएगा और इस तरफ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इस तरफ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरह से CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO प्राप्त हुआ और यहाँ से CH2 यानी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। चूँकि ऑक्सीकरण ओजोनीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण होगा तो प्रोपेनोइक अम्ल बनता है, CH3 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है 3 कार्बन का, तो प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। इसका ऑक्सीकरण होगा तो चूँकि फॉर्मेल्डिहाइड है तो फार्मिक एसिड में चेंज होगा, फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा तो H2O जल बनेगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस प्रकार ब्यूट 1 इन का ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराने पर प्रोपेनोइक अम्ल और एक अणु जल और एक अणु CO2 प्राप्त होता है। यानी एक अणु जो है प्रोपेनोइक अम्ल का प्राप्त होता है, एक अणु जल का प्राप्त होता है और एक अणु CO2 का प्राप्त होता है। ये जो क्रिया है ऑक्सीकरण ओजोनीकरण का उदाहरण है। अनुदाहरण में ब्यूट 2 इन लिए हैं, कार्बन नंबर 4 का है, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है जिसका नाम है ब्यूट 2 इन। इसका हम लोग ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराकर देखेंगे। उत्पाद आप लोगों के लिए छोड़ दिया, कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद जो उदाहरण है नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक मेथिल समूह लगा हुआ है, इसलिए इसका IUPAC नामकरण 2 मेथिल ब्यूट 2 इन हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराने पर ये भी उत्पाद आप लोगों को बताना है कि कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। अगला जो उदाहरण है 1 2 3 4, 2 पे मेथिल समूह लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है। 1 2 3 4 2 3 डाईमेथिल ब्यूट 2 इन का यह उदाहरण है और ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस तरफ ऑक्सीजन इस तरफ ऑक्सीजन लगा देंगे, तो यहाँ से बनेगा CH3 CO CH3। यहाँ से भी बनेगा CH3 CH3 CO। यानी 2 अणु जो है एसीटोन के प्राप्त होंगे, 2 अणु एसीटोन के प्राप्त होंगे। चूँकि कीटोन प्राप्त होता है इसलिए इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है, जैसा हम लोगों ने
पहले पढ़ लिया कि कीटोन का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। दूसरे केस में कोई भी एल्डिहाइड हो, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर सारे एल्डिहाइड जो हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण फॉर्मिक अम्ल में होगा और फॉर्मिक अम्ल का पुनः ऑक्सीकरण होकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। चूँकि इस एल्कीन में दो अणु एसीटोन के प्राप्त होते हैं, इसलिए इस एल्कीन में उत्पाद जो है एसीटोन होगा। एक इम्पॉर्टेंट है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, 2-मेथिल ब्यूटीन एल्कीन है। पहला केस जो है अपचयन ओजोनीकरण का है, दूसरा केस भी जो है अपचयन ओजोनीकरण का है। इसमें कौन सा उत्पाद बनता है ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया। तीसरा जो है ऑक्सीकरण ओजोनीकरण का है उदाहरण, ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि इन तीनों में कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे 2-मेथिल ब्यूटीन लेने पर। अब हम लोगों के लिए एक उदाहरण और लेके आए हैं जो बंध श्रृंखला का है, जिसे 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 4 कार्बन का है, इसलिए साइक्लोब्यूटीन कहते हैं। और साइक्लोब्यूटीन के केस में भी 3 है, पहला अपचयन ओजोनीकरण, दूसरा भी अपचयन ओजोनीकरण का है, लेकिन इसमें अभिकर्मक लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है और यहाँ पे जिंक और वाटर है। तीसरा जो केस है ऑक्सीकरण ओजोनीकरण का है, तो कुछ नहीं करना था, ये डबल बॉन्ड टूटता और एक तरफ यहाँ ऑक्सीजन लग जाता है, एक तरफ यहाँ ऑक्सीजन लग जाता है। 4 कार्बन का है तो CHO CH2 CH2 CHO बनता, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता और ओपन श्रृंखला का बन जाता। 4 कार्बन का है और CHO को अल बोलते हैं IUPAC नामकरण में, तो 1 2 3 4 एक CHO 1 पे लगा है और एक 4 पे लगा है, तो इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन 4 कार्बन का ब्यूटेन 1,4 डाई अल। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी हमने गलती से एथेन लिख दिया है। यहाँ भी 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन ही प्राप्त होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम प्राप्त होगा, क्योंकि प्रबल अपचायक है इसलिए CHO जो है एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ से बनेगा CH2OH एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2OH OH में कन्वर्टित हो जाएगा और एक एल्कोहल उत्पाद बनेगा। तो OH को आल बोलते हैं। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 एक OH 1 पे लगा हुआ है और एक 4 पे लगा है और एक 4 कार्बन का है, तो ब्यूटेन 1,4 डाई आल एक उत्पाद बनेगा। ये ऑक्सीकरण ओजोनीकरण का उदाहरण है। तो सेम जो है ये उत्पाद प्राप्त होगा CHO CH2 CH2 यानी ब्यूटेन 1,4 डाई अल प्राप्त होगा। और चूँकि ऑक्सीकरण ओजोनीकरण है, इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होने के बाद CHO जो है अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ओइक अम्ल बोलते हैं COOH को। तो एक कार्बन नंबर 1 पे है, 2 पे है, कार्बन नंबर 1 पे है COOH और एक कार्बन नंबर 4 पे है और कार्बन नंबर 4 का है तो ब्यूटेन 1,4 2 COOH है तो डाई ओइक अम्ल। यानी ब्यूटेन साइक्लोब्यूटीन लेने पर अलग अलग माध्यम में देखने पर एक में ब्यूटेन 1,4 डाई अल प्राप्त होता है और एक में ब्यूटेन 1,4 डाई आल प्राप्त होता है और तीसरे केस में
ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण ओजोनीकरण प्रक्रिया समाप्त होती है और यह आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। अब हम लोग एल्काइन ओजोनीकरण देखते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। एल्काइन ओजोनीकरण एक समान एल्काइन का फार्मूला है। ओजोनीकरण कराते हैं तो एल्काइन ओजोनाइड प्राप्त होता है। यहाँ का बॉन्ड, चूँकि यहाँ 3 बंध है, 2 ही बंध टूटेंगे। जैसे एल्कीन में जो है 2 ही बंध था, तो इन दोनों के मध्य दोनों बॉन्ड क्या हो जाते थे, टूट जाते थे। यहाँ पे 3 बंध है एल्काइन में, इसलिए एक बंध जो है बॉन्ड नहीं टूटेगा, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। इसलिए इस सी के बीच जो है एक सिंगल बंध रह जाएगा, क्योंकि एल्काइन है, और ये एल्काइन ओजोनाइड प्राप्त होगा। और ये इस तरह से टूटेगा और यहाँ से इस तरह से ब्रेक होगा। तो ये अब चेन ओजोनीकरण है। जिंक H2O लेने पे और केवल जिंक के अनुपस्थित में केवल जल लिए हैं, तो ऑक्सीकरण ओजोनीकरण है। तो सिंपल है, जब टूटेगा तो RCO इसके साथ चला जाएगा, ये बॉन्ड जैसा वैसे ही रहेगा। R' इसके साथ चला जाएगा, तो ये बना R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड COO R', यानी ये उत्पाद बनेगा। और ये उत्पाद जो है डाइकीटोन का होगा। किसका होगा? डाइकीटोन का होगा। और सेम ऑक्सीकरण ओजोनीकरण में भी बनेगा ये उत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकीटोन। चूँकि इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। इसका ऑक्सीकरण होने पर ये यहाँ से ब्रेक होगा और 2 अणु जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का देता है। 2 अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का देता है। यहाँ पे जो एल्काइन जनरल है, यहाँ पे R और R' इक्वल भी हो सकते हैं, या R' इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो ये 2 जो है अणु डिफरेंट या समान जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्राप्त होंगे। शॉर्टकट में इसको क्या करेंगे कि ये जनरल फॉर्म में है, ऑक्सीकरण ओजोनीकरण को देखना है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है। इस तरफ एक RCOOH का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा और इस तरफ R' का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। यानी ऑक्सीकरण ओजोनीकरण कराने पर एल्काइन का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, और अपचयन ओजोनीकरण कराने पर डाइकीटोन या डाइअल प्राप्त होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। ये एल्काइन ओजोनीकरण का उदाहरण है। ये एल्काइन ओजोनाइड है। ये प्रक्रिया होती है, सेम उसी तरह प्रक्रिया होती है, सिर्फ अंतर इतना है कि ये जो बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड रह जाएगा। और एल्काइन का जैसे 2 बॉन्ड टूट जाता है ओजोनीकरण कराने पर, यहाँ भी 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड रह जाएगा। इसलिए इसके बीच जो है एक बॉन्ड रह जाएगा। प्रक्रिया सेम जैसे एल्कीन की होती है वैसे इसकी भी है। पहला केस एथाइन का लिए है। तो अब यहाँ 3 केस में हमने पढ़ा था, जिंक और H2O के केस में, और लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के केस में, और जल के केस में। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपल 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड रह जाएगा, एक O यहाँ लग जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, तो बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO। चाहे इस तरह से लिखें हम लोग, चाहे CHO लिखें, यानी इसका नाम है 1,2 कार्बन का है, तो इसे एथेन 1,2 डाइअल कहते हैं। इथेन 1,2 डाइअल कहते हैं। यानी एसिटिलीन या एथाइन का जिंक और वाटर की उपस्थिति में ओजोनीकरण कराते हैं, तो एथेन 1,2 डाइअल प्राप्त होता है। सेम एथेन 1,2 डाइअल यहाँ भी प्राप्त होगा लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की केस में, लेकिन ये प्रबल अपचायक होने के कारण इसका अपचयन हो जाएगा और ये एल्कोहल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। CHO चेंज होकर एल्कोहल के रूप में प्राप्त हो जाएगा
और इसका नाम हो जाएगा 1,2 यानी एथेन 1,2 डाई आल। ये अल है आल, ये प्राप्त हो जाएगा। तीसरे केस में ऑक्सीकरण और जोनीकरण है तो ये 1,2 डाई अल प्राप्त होगा, सेम जैसे तीनों में प्राप्त होंगे, लेकिन इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होकर 1,2 यानी इस अम्ल को बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या 1,2 एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल, एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल प्राप्त होगा। जब हम लोग एथाइन लेंगे, जब हम लोग प्रोपाइन लेंगे, प्रोपाइन के केस में ये प्राप्त होगा उत्पाद। दूसरे केस में ये वाला एल्कोहल बनेगा और तीसरे केस में एस्टिक अम्ल बनेगा और फार्मिक, एस्टिक अम्ल के साथ साथ फार्मिक अम्ल बनेगा HCOOH, ये प्राप्त होगा एस्टिक अम्ल। यहाँ टूटेगा एस्टिक अम्ल बनेगा, यहाँ से फार्मिक अम्ल बनेगा और फार्मिक अम्ल जो है H2 और CO2 में टूट जाएगा। यानी यहाँ पे जो उत्पाद बना CH3 COOH H2O और प्लस CO2। और ए ब्यूटाइन 2 का उदाहरण आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, आप लोग इस प्रश्न को करिएगा। धन्यवाद।